गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग को जैसे जानते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर के बारे में कंटिन्यू किया है। नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम लोग कंटिन्यू किया है। नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ रहे थे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। कहाँ तक कि पहला पार्ट हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में। गांधी जी रिटर्न बैक होकर के आए, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आए। साउथ पहले और गांधी जी का बार गांधी जी वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर सिटी में। और फादर का नाम करमचंद। इसके बारे में मैंने बताया था कि वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से 1893 में आए, फिर अफ्रीका गए और अफ्रीका से वो 1889 में अफ्रीका गए और 1893 में लौट करके आए और फिर उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। फिर उन्हें अफ्रीका जाने का मौका मिला कब? 1893 में। और किसका केस हैंडल करने के लिए? दादा अब्दुल्ला का केस हैंडल करने के लिए। फिर अफ्रीका से जनवरी 1915 में आए। उन्हीं के रिटर्न बैक होने के घटना को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए NRI डे, NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में आकर के उन्होंने पहला जो मूवमेंट चलाया चंपारण चलाया। चंपारण मूवमेंट चलाया। चंपारण मूवमेंट कब चलाया बेटा? चंपारण मूवमेंट कब चलाया उन्होंने? चंपारण मूवमेंट उनका चला बेटा चंपारण मूवमेंट 1916 में। फिर उन्होंने खेड़ा का मूवमेंट स्टार्ट किया बच्चों। खेड़ा मूवमेंट ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया और कब से? 1917 में। किसी बुक में 1917 में ये देता है, दोनों को 19। और इसके बाद अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के बारे में उन्होंने चलाया 1918 में। तो ये 3 मूवमेंट उन्होंने चलाया। फिर मैंने बताया था कि जलियांवाला बाग को चौरी चौरा बाग इंसिडेंट हुआ, रोलट एक्ट आया। रोलट एक्ट का अपोज में चौरी चौरा बाग इंसिडेंट हुआ और चौरी चौरा बाग इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन करप्शन मूवमेंट चलाया। नॉन करप्शन के मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था कि गांधी जी के प्रपोजल्स क्या थे, ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोज में। और फिर मैंने बताया था कि चंपारण मूवमेंट का सिटी एरिया में क्या इफेक्ट था और कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया में क्या इफेक्ट था, ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। फिर मैंने लैंड इमिग्रेशन एक्ट बताया था और ये भी बताने की कोशिश किया था कि कैसे स्वराज पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि जो कॉटन जो बेटा चाय बागानों में और असम के टी प्लांटेशन फील्ड में जो वर्क करने वाले लोग थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब था अलाउड टू गो होम। ऐसा मैंने कल यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है स्पेशली पढ़ना है आज हम लोगों को स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। और इसके बाद एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें पढ़ना है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन तक का टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करना बच्चों। तो थोड़ा केयरफुल होकर के ध्यान देते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि 1919 में, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में मैंने बताया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो मैंने डेट बताई थी वो बताई थी बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से कंटिन्यू हुआ था 1918 तक। और 1914 से 1918 तक जब ये वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें इंग्लैंड में किसकी सरकार थी बेटा? और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ऐसा मैंने कल बता दिया था लोगों को। और बताया था कि 1919 में इलेक्शन हुए तब वहां लिबरल पार्टी की सरकार बनी और लिबरल पार्टी ने भारत के लिए एक एक्ट भेजा जिसे बेटा एन एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं, जिसे मेंटक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यस्टरडे कल मैंने टेस्ट जो लिया था उसमें मैंने दिया था कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। तो एक्ट ऑफ 1919 का नाम बच्चों मेंटक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था। अब ये समझ लेते हैं कि मेंटक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से क्यों रखा गया, नाम रखने का तरीका बता लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1857 में एक इंडिया में रिवॉल्ट हुआ और उसमें इंडिया को काफी हद तक आजादी मिलते बची थी, जिसमें मैंने बताया था। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि 1857 के रिवॉल्ट का जो लीडर था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग थी। फॉर एग्जाम्पल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई उसे लीड कर रही थी, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड जफर उसे लीड कर रहे थे, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, इसके बाद बिहार में कुंवर सिंह थे और इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। मीन्स मेरे कहने का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे लीड कर रहे थे। तो बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो 1858 में बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया
और जो ब्रिटिश इंडिया में जो कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, उसके रूल को खत्म करके ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पावर ले लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर ले लिया। और इस तरीके से बच्चों जो कंपनी का रूल था वो खत्म हुआ और रूल किसका स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्ट हो गया, क्राउन का। तो वो रूल कैसे चलता था बेटा, उस रूल को चलाने के लिए क्या होता था कि एक यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे कहा जाता था, डायरेक्टर। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बेटा 15 मेंबर्स होते थे। और ये मेंबर्स क्या कहते हैं, इस मेंबर्स का जो हेड होता था वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट का एक मेंबर्स अपॉइंट किया जाता था, जिसे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी भारत मंत्री कहा जाता था। जैसे बच्चों हम लोग विदेश मंत्री बनाते हैं, रक्षा मंत्री बनाते हैं, वैसे उस समय ब्रिटेन में एक मंत्री अपॉइंट किया जाता था जिसका नाम भारत मंत्री होता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से उसे जाना जाता था। तो वो जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। तो जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था उनका नाम था बेटे मेंटेक्यू। और जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था, 1919 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था जेम्स फोर्ड। तो भारत मिनिस्टर ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंडिया के गवर्नर जनरल दोनों के नाम को मिक्स करके इस एक्ट का नाम रखा गया बेटा मेंटेक्यू जेम्स फोर्ड एक्ट। All of you clear that at the time of 1919, Mr. Montagu was the Secretary of India, means भारत मंत्री, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो इंडिया में डायरेक्टली रूल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उनका नाम था बेटे जेम्स फोर्ड। तो उन दोनों के यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम को मिक्स करके उस एक्ट का नाम दिया गया था जिसका नाम था मेंटेक्यू जेम्स फोर्ड एक्ट। तो बेटा मेंटेक्यू जेम्स फोर्ड एक्ट कब आया इंडिया में? मेंटेक्यू जेम्स फोर्ड एक्ट इंडिया में आया 1919 में। और इस मेंटेक्यू जेम्स फोर्ड एक्ट में पावर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, ऐसा मैंने कल पढ़ाया भी था। दो पार्टों में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पावर ऑफ, यहाँ पर बेटा 1919 के एक्ट में जो पावर्स थी, पावर्स ऑफ कंट्री थी, उनको दो पार्टों में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बेटे गवर्नमेंट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दो पावर्स बेटा दो पार्टों में पावर बनाएंगे। और ये जो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थी इनको फिर दो पार्टों में बांटा गया बच्चों। एक था ट्रांसफर पावर और एक थी बेटा रिजर्व पावर, कुछ रिजर्व पावर। तो इस तरीके से इनको फिर दो पार्टों में बांटा गया। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को फिर दो पार्टों में बांटा गया, ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर। ट्रांसफर पावर बेटे मिनिस्टर्स को दी गई जिनका इलेक्शन होता था। और रिजर्व पावर गवर्नर को दिया गया, रिजर्व पावर गवर्नर को दे दिया गया। गवर्नर कौन होता था? ब्रिटिशर्स होता था, जो कि इंग्लैंड के क्राउन के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। लेकिन जो ट्रांसफर पावर थी वो बच्चों किसको दी गई? इंडिया के जो इलेक्टेड होते थे, जो मिनिस्टर बनते थे, उनको दिया गया। मीन्स मेरे कहने का मतलब हमें आजादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। हमें आजादी बेटे 1947 में सडे नहीं मिल गई, इसका एक हिस्सा में 1919 में वोटिंग राइट के रूप में मिला। फिर 1919 के एक्ट में, मेंटेक्यू जेम्स फोर्ड एक्ट में वो पावर हमें मिले बेटा कि अब हमारे यहाँ के लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और दे विल बिकम आल्सो द मिनिस्टर। तो इस तरीके से ये पावर्स को बांटा गया और पावर्स को इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की गई। तो ये बेटा जो पावर डिजाइन करने की कोशिश मैंने कल बताया भी था कि पावर बहुत पार्शियल तरीके से बांटी गई। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ट्रांसफर पावर था जिसे इंडियन मिनिस्टर हैंडल करता था, लेकिन जो फाइनेंस था वो रिजर्व पावर था, गवर्नर के पास था। गवर्नर जब तक फाइनेंस नहीं करेगा कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं होगा। तो इसी वजह से जो उस समय के पीएम थे मिस्टर मैकडोनाल्ड, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर कहा था कि डोंट केयर, वी हैव लॉस्ट नथिंग, हम सब कुछ हमारे हाथ में है इनडायरेक्टली। और इंडिया में उन्होंने कहा था आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टू यू। तो बेसिक हमारे कहने का मतलब वो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी इंडिया के लोगों को सेटिस्फाई करना। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एट लीस्ट वी आर गेटिंग सम थिंग्स, पर जहाँ ब्रिटिशर्स कभी वो फीलिंग्स जब कभी ब्रिटिशर्स कहा करते थे इंडियन आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर हाफ गुरिल्ला एंड हाफ चिंपांजी, ऐसे वर्ड यूज करते थे कि इंडिया आधे गुरिल्ला जंगली हैं, आधे बनमानुस हैं इंडिया के लोग है ना। तो वो जो हमेशा अपने गेट में लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो वो
जो फीलिंग्स थी वो तो कम से कम एटलीस्ट चेंज हुई ना यार, और कम से कम वो हमें अपने इक्विवेलेंट तो समझने लगे ये पावर्स दे करके। तो मेरे कहने मतलब इंडिया वाज गेटिंग अ लॉट, बट उसे हम ये नहीं कह सकते कि हमने फ्रीडम या हमने बहुत कुछ गेन कर लिया, बट मॉरली वी वर गेटिंग अ लॉट। तो इस तरीके से ये 1919 में ये पावर्स का डिवीजन हुआ, और इसी एक्ट के थ्रू इन 1922 में बच्चों 1922 में इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे थे मिनिस्टर्स के लिए। जो इलेक्शन थे ये होने जा रहे थे कब बेटा, 1922 में। इन 1922 में अंडर द एक्ट ऑफ 1919, किस नियम के अंदर बेटा, 1919 के एक्ट के अंडर में बेटे इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे थे। उन्हीं इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे थे, तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बेटे कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप तैयार हो गए। एक ग्रुप कह रहा था कांग्रेस में एक मतलब आपस में आइडियोलॉजिकल बेटे एक क्राइसिस हो गई, एक आइडियोलॉजिकल अपोज क्रिएट हो गया। एक ग्रुप कह रहा था कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक ग्रुप कह रहा था बेटे हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस इसी मतलब समझना कि एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू जो 1922 में इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे थे, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट को लेकर के कांग्रेस के अंदर बेटा डिविजिबिलिटी आ गई। कांग्रेस का एक ग्रुप कह रहा था कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एक ग्रुप कह रहा था कि हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जो ग्रुप कह रहा था कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका रीजनिंग थी, उनका कहना था कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो कहेंगे हम तो इंडियंस को आज़ादी देने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग, दे आर नॉट रेडी टू टेक, दे आर नॉट सपोर्टिंग टू अस। अगर हमें हम अचानक पूरी आज़ादी दे नहीं सकते, बिकॉज यू आर नॉट, इंडियंस आर नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल द पावर्स सडनली, दैट्स व्हाई स्लोली वी आर हैंडलिंग द पावर, हैंडिंग ओवर द पावर, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। तो इस वजह से सिंपैथी फिर इंडियंस की किसके साथ चली जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ चली जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमको किसी भी हालत में इंडियंस की सिंपैथी ब्रिटिशर्स के हाथ में जाने से रोकना चाहिए, और ये पब्लिक को बताना चाहिए कि हमें कुछ नहीं दिया गया, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद ये शो करके पब्लिक को रियलिटी बताएंगे कि वी गॉट नथिंग, सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा किया गया और इतना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिस वॉज द रीजनिंग हु आर सपोर्टिंग टू द हु हैज ओपिनियन टू पार्टिसिपेट इन द सपोर्ट ऑफ taking the participation in the election of 1919 के एक्ट के थ्रू जो 1922 में होने जा रहे थे। जबकि बेटा कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप था वो आर इन अपोज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑफ डायरेक्शन, उनका कहना था कि अगर हम बेटे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये श्योर है कि एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हमारे कुछ लीडर्स मिनिस्टर बन जाएंगे और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगेंगे, और वो जो हमारे आज़ादी का एक फ्रीडम मोमेंट जो हमने चला रखा है, एक जो आज़ादी गेन करने का जो हमने तरीका चला रखा है, ये हम आज़ादी गेन नहीं कर पाएंगे, और हमारा वो मोमेंट स्लो हो जाएगा और लोगों की प्रायोरिटी सरकार चलाने की तरफ हो जाएगी। इस वजह से हमें कंप्लीट फ्रीडम से कुछ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें ऐसे बहकावे में नहीं आने चाहिए, ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, इन कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए। तो तब बेटे गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारे कांग्रेस के अंदर एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम बेटा होगा स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और पार्टिसिपेट करने के बाद लोगों को रियलिटी बताने की कोशिश करे कि क्या है रियलिटी एक्ट ऑफ 1919, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, कि हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये रियलिटी लाएंगे। और इस तरीके से स्वराज पार्टी बेटा किसकी लीडरशिप में बनाई गई, सी आर दास और किसकी लीडरशिप में, और बेटा मोतीलाल नेहरू, यू नो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में बेटा फॉर्मेशन हुई क्या, सी आर दास बेटा उसके प्रेसिडेंट थे, और मिस्टर मोतीलाल नेहरू, और इसकी जिम्मेदारी थी टू पार्टिसिपेट इन द। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज स्वराज पार्टी एंड व्हाई वाज इट फॉर्म एंड इन हुज लीडरशिप इट वाज फॉर्म, इट वाज फॉर्म इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर सी आर दास, चितरंजन दास बंधु एंड मोतीलाल नेहरू हु वाज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि यू शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1920 अकॉर्डिंगली टू द एक्ट ऑफ 1919 एंड so that to the public that we got nothing in the act by the act of 1919। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ बेटा, आप लोगों को क्लियर हो गया। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन 1922 में हुआ। किसके लीडरशिप में हुआ, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि किसकी लीडरशिप में हुआ, क्या पर्पस था स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का। इसके बाद बच्चों ये जब स्वराज पार्टी बन गई तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बेटा गांधी जी जेल में थे, ऐसा हम लोगों ने
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद 10 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बेटा वापस लिया था। कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद गांधी जी को बेटा 11 फरवरी 1922 को अरेस्ट किया गया था और उन्हें 6 ईयर के लिए जेल भेज दिया गया था। 6 ईयर ही वाज सेंट टू जेल फॉर 6 ईयर के लिए जेल भेज दिया गया था। बच्चों 1924 में जेल में एक अजीब सी घटना घटी, उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जेल में इस घटना को पढ़ने के पहले हम बेटे थोड़ा सा और उन मोमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो उस समय हो रहे थे, 1924 के अप्रॉक्स में हो रहे थे 1920 के। ठीक है, तो 1922 में जब बेटे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया तो काफी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था। मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था और ये कहते हुए कि व्हेन फ्रीडम वाज कमिंग टू टच योर फीट यू हैव डब बैक टू योर फीट टुवर्ड द बैक साइड। सेम जवाहरलाल नेहरू ने भी बेटा उन्हें क्रिटिसाइज किया था, सेइंग दैट यू हैव पनिश टू द कलकत्ता में घटना होती है तो उसका पनिशमेंट गुजरात के लोगों को दिया जाने का क्या मतलब है, केस जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो क्यों कन्याकुमारी के लोगों को पनिश किया जाए। ऐसा करके उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर क्या कहते हैं केस हिमालय में हो रहा है या जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो उसका पनिशमेंट कन्याकुमारी के लोगों को क्यों दिया जाए। मीन्स एक छोटी सी घटना का बेटे इम्पैक्ट कन्या पूरे इंटायर कंट्री को फेस करना पड़ा। ये चीजें मैं आपको बता रहा था, तो ये चीज को क्रिटिसाइज किया गया लेकिन फिर भी गांधी जी को बेटा जेल भेज दिया गया। और किस केस में, फरवरी 1922 में, और 1922 में गांधी जी को जेल भेज करके मैंने बताया था कि उन्हें 6 ईयर के लिए सजा दे दी गई थी। लेकिन बच्चों 1924 में गांधी जी के साथ एक बंदा और जेल में था जिसका नाम जतिन दास था। और ये बेटा जतिन दास जो थे इन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दिया और क्योंकि गांधी जी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया कि आप हमारे लीडर के साथ ऐसा मिसबिहेव करेंगे क्या जेल के अंदर। तो इस वजह से जब जतिन दास के बारे में कहा जाता है बेटा कि उनसे कहा गया कि आप खाना खा लीजिए, उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। 2-3 दिन तक जब घटना बाहर आने लगी, पेपर्स में छपने लगी तो लोगों को लगा कि अंग्रेजों को लगा कि इनको खाना देना बहुत जरूरी है और ना बाहर लोग इसके खिलाफ में आ जाएंगे, लोग रोड में उतर आएंगे। तो इस वजह से उनको जबरदस्ती खाना देने के पहले तो ये कहा गया कि इनके केबिन में खाना परोस के रख दीजिए और ये खाना कई दिन से भूखे हैं, खाना दे के खा लेंगे। लेकिन कहा जाता है बेटा कि जब खाना उनके केबिन में रखा गया तो उन्होंने खाने की तरफ देखा भी नहीं था। ये एक आज़ादी का बेटा जज्बा था, गांधी जी के लिए उनका रिस्पेक्ट था और खाने की तरफ देखा नहीं। फिर कहा जाता है कि जब ये हुआ कई दिन हो गए तो फिर हुआ कि जबरदस्ती उनको खाना दिया जा रहा था और उनके नाक में नली डाल करके बेटा दूध देने की कोशिश की जा रही थी और वो नली फट करके लंग्स में चली गई इधर उधर झटकने में। और रिजल्ट क्या हुआ कि पूरा दूध उनके लंग्स में चला गया और वो बंदा जतिन दास कोमा में चला गया। और कहा जाता है कोमा की लाइफ में वो 68 दिन तक अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते रहे और आफ्टर 68 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेड बॉडी को बेटा ले जाया जाता बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम कोलकाता, वो कोलकाता से बिलोंग करते थे। तो जब उनकी डेड बॉडी को बेटा दिल्ली से कोलकाता ले जाया जा रहा था तो कहा जाता है कि लोग रास्तों में रोक करके फूल माला चढ़ा रहे थे उनकी डेड बॉडी में और विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इकट्ठा हो रहे थे, गैदरिंग हो रही थी। तो अंग्रेजों को लगा बेटा, क्योंकि उस समय वो बेटा एक जतिन दास तो एक गुमनाम आदमी थे, अंग्रेजों को लगा कि ये तो गुमनाम आदमी की डेथ पे जब ये हालत है तो गांधी जी भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, अगर उनकी गलती से डेथ हो गई तो कंडीशन संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ऑन द बेस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेस ऑफ हेल्थ, किसके बेटा, हेल्थ के बेस पे ऑन 1924 में बिना 6 ईयर कंप्लीट किए ही, विदाउट 6 ईयर कंप्लीट किए ही बच्चों गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। तो गांधी जी बेटा 1924 में ऑन द बेस ऑफ हेल्थ जेल से रिहा हो गए, जबकि उन्हें भेजा 6 ईयर के लिए गया था 1922 से। 1928 में 6 ईयर कंप्लीट होते, लेकिन आफ्टर 2 ईयर 2 साल की सजा काटने के बाद बेटा उन्हें रिलीज कर दिया गया फ्रॉम द जेल ऑन द बेस ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन। अब बच्चों हम इसके पहले बात बता दें कि बेटे जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, बहुत गौर से पढ़ो, आप लोग समझते रहो और वीडियो को कई बार देखो बच्चों। वीडियो को जब कई बार देखोगे तो आपको समझ में आएगी और इस स्टोरी को कनेक्ट करते रहो, यू विल गेट एंजॉय। एंड जिस दिन एंजॉय आएगा उस दिन आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा।
तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑप्शन मूवमेंट चलाया था तो उन्होंने ढेर सारे, उन्होंने एक उनका प्रपोजल ये भी था कि स्टूडेंट शुड आल्सो लीव द स्कूल एंड शुड, अगर इफ द पॉसिबल देन दे शुड पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑप्शन मूवमेंट एंड इफ नॉट पॉसिबल देन दे शुड आल्सो टेक एडमिशन इन आवर स्कूल। ऐसा मैंने बताया था, उन्होंने बताया था कि a large number of the student has left the school. Some of those names were Ashfaq Ullah Khan, Rajendra Lahiri, Roshan Singh, Bhagat Singh, चंद्रशेखर आजाद। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो बेटे जब आज़ादी की, जब गांधी जी ने नॉन कोऑप्शन मूवमेंट वापस ले लिया तो वो ग्रुप बेटा जो हमारा यंग ग्रुप था जिन्होंने स्कूल छोड़ा था, उनके लिए लाइफ को सरवाइव कर पाना मुश्किल होने लगा, क्योंकि शांति से वो जी नहीं सकते थे बिकॉज ब्रिटिशर्स उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें मार पीट रहे थे, जेल भेज रहे थे, अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और बेटा और कोई मोमेंट रह नहीं गया था। तो बेटा इन लोगों ने एक मीटिंग किया, और मीटिंग कहाँ किया बेटा छोटा है, मीटिंग किया कानपुर में एक मीटिंग किया, कानपुर में एक मीटिंग हुई। और कानपुर में कहाँ पर बेटे, गणेश शंकर विद्यार्थी के घर में, गणेश शंकर विद्यार्थी के घर में बेटा मीटिंग हुई। और बेटे मैं बता दूं ये वही गणेश शंकर हैं जिनके नाम पे कानपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम GSVM है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ऑफ कानपुर। तो ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी, वही फ्रीडम फाइटर हैं। तो उन्हीं के नाम पर कानपुर के प्रेजेंट मेडिकल कॉलेज, फेमस मेडिकल कॉलेज कानपुर का जो है उसका नाम है GSVM मेडिकल कॉलेज, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ऑफ कानपुर। तो बेटा गणेश शंकर विद्यार्थी बेटा गणेश शंकर विद्यार्थी घर में एक मीटिंग हुई, और वहां पर बेटे क्या एक पार्टी बनाई गई। उन्होंने कहा कि अब हम गांधी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे, और उन्होंने वहां पर बेटा एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। हिंदुस्तान